महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक का मेडिकल करवा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है और ये बड़ी खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश में भी हलचल फैला दी है। अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये दो मामलों में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 घंटे तक नवाब मलिक से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, बड़े मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें अपने घर से बाहर निकलते हुए मुस्कान के साथ हंसते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नवाब मलिक ईडी के अधिकारियों के साथ ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं और नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 7 बजे नवाब मलिक के घर ईडी ने छापा मारा। करीब 1 घंटे बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले गई और उसके बाद से नवाब मलिक ईडी के यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में मौजूद थे। ईडी की यह कार्रवाई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक संपत्ति का मामला भी बताई जा रही है। अंडरवर्ल्ड तो इसमें शामिल है ही, मनी लॉन्ड्रिंग तो शामिल है ही, लेकिन इसको माना जा रहा है कि एक संपत्ति का मामला है और वह संपत्ति अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। दाऊद इब्राहिम, इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। ईडी ने दाऊद इब्राहिम को भी इसमें शामिल बताया है और वो जमीन जिस सौदे को लेकर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है वो दाऊद इब्राहिम भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। तो पिछले हफ्ते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कई सारे ठिकानों पर भी छापे मारे थे। हसीना पारकर के बेटे को भी गिरफ्तार किया था। सुनिए क्या कहते हैं नवाब मलिक इसके बाद, गिरफ्तारी के बाद। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। तो मुंबई में जबरदस्त हलचल चल रही है। ईडी दफ्तर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ उसके बाद नवाब मलिक का मेडिकल करवाया गया क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। और नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के विरोध में एनसीपी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। ये तीनों तस्वीरें यानी कि मुंबई में हलचल आज काफी तेज है। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े नेता को, एनसीपी के नेता को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। एनडीए की सरकार है, उद्धव ठाकरे, ये वो तस्वीर है नवाब मलिक की। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी नवाब मलिक जोश में दिखाई देते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन मामला गंभीर है, मामला अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन का है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। दोनों मामले बेहद बेहद गंभीर हैं। लेकिन नवाब मलिक हंसते हुए बाहर आते हैं, मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, मुट्ठी बांधकर विजय का प्रतीक भी वो दिखाते हैं। नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ ये मामला है, एक जमीन के सौदे को लेकर ये मामला है और ये मामला इसलिए बड़ा हुआ है कि न सिर्फ ये नवाब मलिक की गिरफ्तारी है, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की गिरफ्तारी है, बल्कि सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस समय बोल रहे हैं। उसके बचाव में उतरती है और कहती है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परंतु आज यही बहाना बनाया गया और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री भी थे उनके लिए भी इसी प्रकार से महाविकास आघाड़ी के नेता बचाव में आए थे। पर जो भी आरोप अनिल देशमुख पर लगे थे वो आज सही साबित हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया है। शिवसेना के एक मंत्री, एक लड़की के सुसाइड में इस्तीफा देना पड़ता है उन्हें। शिवसेना की सरकार के दूसरे मंत्री जो गृह मंत्री है वो वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में
लिप्त पाए जाते हैं, कोर्ट उन्हें रिलीफ नहीं देती है, उनके बचाव में आ जाते हैं। और महाविकास आघाड़ी के एक और मंत्री नवाब मलिक, उनके संपर्क, उनके ट्रांजैक्शन, उनका बिजनेस डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ है और आज उसके भी बचाव में आ रहे हैं। उसका इस्तीफा उद्धव ठाकरे जी लेंगे या इसके ऊपर भी लीपापोती करके उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की। उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं अफसरों को, इसलिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी हुई। इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल आज सिर्फ इतना पैदा होता है कि यदि नवाब मलिक के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो कोऑपरेट करते एजेंसीज के साथ, परंतु एक तो उन्होंने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन, इस प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों के साथ की और वो लोगों के साथ जिनको कन्विक्ट किया गया है, कौड़ियों के दाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई और इसके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। सवाल तो सिर्फ इतना पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कब इस गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से नवाब मलिक पर लगे हैं। महेश तापसे, एनसीपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपके न सिर्फ साथी नेता बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया है ईडी ने, क्या कहेंगे आप? पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा था। नवाब मलिक जी जो महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमेशा पूरी ताकत के साथ इस चीज का सामना किया, विरोध किया और महाराष्ट्र की गठबंधन को मजबूती दी। हमें पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार के संकेत आ रहे थे कि नवाब मलिक जी के ऊपर भी किसी केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से लेकिन महेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों इस तरह के संकेत आ रहे थे, क्यों नवाब मलिक के पीछे? नवाब मलिक जी ने खुद ही बोला, नवाब मलिक जी का अगर आपने खुद सुना रहेगा वक्तव्य, तो उन्होंने खुद बोला के अंदर कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर मेरी जांच करनी है तो वो जरूर कर सकते हैं। आज सुबह 4 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारी उनके घर पे गए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं महेश जी, ये जानना, आपने कहा कि साजिश हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई नवाब मलिक को क्यों टारगेट किया जाएगा? नवाब मलिक जी एक एनसीपी के बड़े नेता हैं, एक प्रमुख प्रवक्ता के माध्यम से उनकी भूमिका देश के लोगों तक पहुंची और हमेशा जितने बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव रखा, उस दांव को उलटने का काम हमारे नवाब मलिक जी ने किया। तो स्वाभाविक रूप से नवाब मलिक जी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार और संवेदना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को थी। तो इसीलिए शायद नवाब मलिक जी को ऐसा लगा कि पिछले आने वाले कुछ समय में इस प्रकार की कुछ गतिविधियां होंगी और उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन महेश जी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आपको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र के भूतपूर्व एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और विद्यमान बड़े नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ चीजें कही और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई। आज ये कानूनन लड़ाई है, इसके अंदर जिस कंपनी का बात किया जा रहा है उसमें नवाब मलिक जी पुराने समय में डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उनने जैसे वो मंत्री बने उनने अपना इस्तीफा दे दिया था। कानूनन बात है, कानूनन लड़ाई कानून के दायरे में लड़ी जाएगी। हम तो देखिए, वो भी देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो उसका, ठीक है महेश जी, आप कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, बस 10 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि अरेस्ट ऑर्डर जो गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को, वो अरेस्ट ऑर्डर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महेश जी, क्या महाराष्ट्र की जनता में आपकी छवि, आपकी पार्टी की छवि, आपकी सरकार की छवि खराब नहीं होती आपके एक मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो? पिछले 2 साल में एक कोशिश की गई कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, चाहे किसी भी दल का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे शिवसेना हो या हमारी एनसीपी का हो, उनके नेताओं चुन चुन के टारगेट करने का काम किया गया। अब ठीक है, अरेस्ट होना कोई कन्विक्शन की बात नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का डाउट है कि कुछ दाल में काला है या कुछ गड़बड़ है तो जरूर इन्वेस्टिगेशन करें।
लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अगर निष्पक्ष हो तो किसी कंक्लूजन पे भी इन्वेस्टिगेशन पहुंचना चाहिए, हमारी इतनी दरख्वास्त है। इन्वेस्टिगेशन किसी के संदर्भ में करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में हो तो अच्छा है। अभी ये देखिए आज का जो वाकया हुआ या अनिल देशमुख जी के साथ जो वाकया हुआ, उसके बाद में उसका आगे का क्या, जो सुशांत सिंह जी का मौत के संदर्भ में बारी सारी बातें, उसका क्या, तो देयर इज नो कंक्लूजन। हम तो कह रहे हैं कि डेफिनेटिव कंक्लूजन पे आइए, और कोई भी नेता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कुछ गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, लेकिन यहाँ गलत नहीं, यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल मोटिव, इतनी ही दो चीजें हैं। महेश जी, आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे नवाब मलिक? लेकिन नवाब मलिक जी कानून मानने वालों में, एनसीपी कानून को मानने वालों में से, मैं आज मेरी जानकारी नहीं, लेकिन अभी वही जो टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि पवार साहब की, सीएम साहब की बैठक होने वाली है, होम मिनिस्टर जी भी वहां पर रहेंगे, तो शायद उस संदर्भ में क्या निर्णय होगा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी होगा आपके सामने। महेश तापसे जी, बहुत धन्यवाद। एनसीपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर थे। कैसे हुई गिरफ्तारी, क्या आधार बनाया गया? अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ नवाब मलिक का रिश्ता है, ये कहा गया, आधार ये बनाया गया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। रियल एस्टेट में नवाब मलिक का की बेनामी संपत्ति के नाम पर निवेश है। पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप भी एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लगाया गया। तो ये 4-5 आधार यहां पर दिए गए हैं ईडी की तरफ से कि इन्हीं वजह से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई मामूली मामला नहीं है। सीधे मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुनीश, ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग कितना गंभीर मामला है और किस तरह से फंस गए हैं नवाब मलिक? जी देखिए सही, जो आरोप लगाए गए हैं तो वो बेहद गंभीर, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात की गई है, बल्कि ईडी ने साफ तौर पे अपनी रिमांड कॉपी में यह भी लिखा हुआ है कि नवाब मलिक के संपर्क अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में थे। एक कुर्ला की प्रॉपर्टी को लेकर जिक्र किया गया है कि उस प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक आदमी से खरीदा था। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि पैसे किस तरह से नवाब मलिक के जरिए आए और गए हुए हैं, रियल एस्टेट में किस तरह से पैसे लगाए गए हैं, इन सभी को आधार बनाते हुए ईडी ने गिरफ्तारी नवाब मलिक की की है। और इस वक्त हमारे पास में ईडी की गिरफ्तारी का वो कॉपी भी मौजूद है, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वेयरएज आई नीरज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि इस मामले के जांच अधिकारी हैं, Enforcement Directorate Zone 1, Mumbai have reason to believe that Mr. Mohammad Nawab Malik, resident of Kurla, Mumbai, has been found to be guilty of an offence punishable under provisions of Money Laundering Act। यानी कि जो नीरज कुमार जांच अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे अरेस्ट ऑर्डर में लिखा है कि उनके पास में ऐसे सबूत हैं जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक को आगे कन्विक्शन आ सकता है, इसके लिए वो गिरफ्तारी कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उन्हें पावर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिया गया है, इसकी वजह से वो मोहम्मद इस्लाम मलिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज की तारीख का ये अरेस्ट ऑर्डर है 23 फरवरी 2022, और जो केस है वो 2022 जनवरी में लॉन्च हुआ है। ये जो पूरा मामला है, सही देखिए, एक तरह से मामला राजनीतिक तूल जरूर पकड़ेगा, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले एनआईए ने इसमें मामला दर्ज किया था, और एनआईए ने मामला दर्ज कर कई ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ की थी। जब ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया तो उन्होंने सबसे पहले जो दाऊद इब्राहिम के भाई हैं इकबाल कासकर, उसको गिरफ्तार किया, उसके घर पर जांच की। दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके घर पर छापेमारी की गई। कई ऐसे लोग थे कुर्ला में रहने वाले, सलीम फ्रूट वाला, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई। तो 10 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई। और ईडी के जो अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है, उनके मुताबिक जब उन्होंने इनके बयान दर्ज करने शुरू किए, उसमें नवाब मलिक का नाम सामने आया। लेकिन ना सिर्फ बयानों के आधार पर, बल्कि जब उन्होंने इसमें पैसे के लेन देन को लेकर सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पर पहुंची, वहां पर 1 घंटे पूछताछ की, दफ्तर ले आया गया। और जब ईडी को लगा कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे, और ये आरोप है फिलहाल के लिए कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे थे, तब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस जांच की आंच ना सिर्फ नवाब मलिक पर रहेगी, बल्कि ऐसे कई राजनेताओं पर आगे आ सकती है जो कि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त हैं। और इसी वजह से जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मौखिक लड़ाई चल रही थी, वो और भी ज्यादा तेज हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है मनीष, हम दोबारा आपके पास आते हैं। मनीष पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रहेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
शरद पवार से मिलने वाले हैं आज शाम को, और ये सब नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है। तो दोनों की मुलाकात आज शाम को होने वाली है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर यह बड़ी खबर इसलिए आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के प्रमुख नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने का प्लान बनाया। दोनों शाम को मिल रहे हैं और इस गिरफ्तारी के बाद दोनों रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ये सरकार पर भी सवाल है। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र की एमवीए सरकार को घेर रही है। तो शाम को सीएम उद्धव ठाकरे मिलेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग में यह कार्रवाई हुई है। नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, और इस पर अब न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि एक बार फिर से शिवसेना बीजेपी आमने सामने है। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीन पार्टी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी आमने सामने हैं। ये लड़ाई एक बार फिर से राजनीतिक लड़ाई होती जा रही है। ये लड़ाई एक बार फिर से काफी तेज हो गई है। एक बार फिर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगने लगा है। एक बार फिर से नवाब मलिक हंसते मुस्कुराते हुए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से जरूर बाहर आ रहे हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे, बार बार नवाब मलिक यही कहते रहे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं, देखिए, सुनिए। राजनीति इतनी नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। केंद्रीय एजेंसी से गलत इस्तेमाल का आरोप एक बार फिर से केंद्र सरकार बीजेपी पर लगा है, और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने यह आरोप सीधे सीधे लगाया। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जल्दी सुन लीजिए क्या कहते हैं। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए, तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। तो गिरफ्तार तो हो गए हैं नवाब मलिक, राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है, लेकिन वो ऑर्डर, वो कॉपी जिसके आधार पर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, ये वो कॉपी है जो गिरफ्तारी ऑर्डर जब दिया जाता है तो उसके लिए बाकायदा एक आदेश निकलता है, और यही वो आदेश है जिसमें लिखा गया है कि क्यों नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाए। इसमें नवाब मलिक का नाम है, उनका पता है, उनकी उम्र है, और क्या उन्होंने ऑफेंस किया है, कौन सा वो अपराध किया है। ये देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता मुनीश पांडे कर रहे थे। मुनीश, ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे का लेन देन कितना गंभीर मामला है? मुनीश, ये संपत्ति विवाद कितना, जी मुनीश कुछ कह रहे हैं।
ये अरेस्ट ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें इसमें भी मेंशन किया गया है, आखिरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और इस वजह से उन्हें अरेस्ट करने के आदेश जारी किए जाते हैं। ये मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक संपत्ति का बताया जा रहा है। इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है, वो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई बॉम्ब धमाके का भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी है। ईडी ने इकबाल कास्कर से जुड़े जमीन सौदे को लेकर जांच करने की बात की। कैसे कैसे गिरफ्तारी हुई ये भी हम आपको बता दें। देखिए 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है मंत्री नवाब मलिक के घर पर, उनसे पूछताछ करती है। 1 घंटे के बाद उन्हें लेकर अपने दफ्तर आ जाती है। दफ्तर में कम से कम 5 घंटे यानी कि कुल 6 घंटे तक ये बात होती। कैसे गिरफ्तार हुई? अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ नवाब मलिक का रिश्ता है, ये बताया गया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ, ये भी गिरफ्तारी का एक आधार बना, एक कारण बना। रियल एस्टेट में नवाब मलिक का बेनामी संपत्ति के नाम पर निवेश है। नवाब मलिक ने पैसा लगाया, पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं नवाब मलिक, अपनी धमक अपना रसूख दिखा रहे थे और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये वो आधार हैं जिन आधार पर गिरफ्तार किया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन यानी कि वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी, उसकी बहन हसीना पारकर के मुंबई के कई घरों पर छापे मारे गए थे पिछले हफ्ते और ईडी ने ये छापे कम से कम 10 अलग अलग जगह पर मारे गए थे। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के भतीजे और हसीना पारकर के बेटे से भी पूछताछ की गई थी और ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हसीना पारकर के बेटे ने ही नवाब मलिक का नाम लिया है। तो दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन खरीदी, क्या नवाब मलिक ने ये जमीन खरीदी? ये भी एक बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन नवाब मलिक मंत्री महाराष्ट्र सरकार में जो है उन्होंने खरीदी। इसमें एक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में भी शामिल था। ईडी दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो नवाब मलिक के समर्थन में यहां पर धरना दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर ये लोग जमा हो गए हैं, वहीं पर बैठ गए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई स्थिति वहां बिगड़ने ना पाए। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जब ईडी दफ्तर से नवाब मलिक को गिरफ्तार करके ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम लाती है तो वो हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, विजय प्रतीक दिखाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, वेव करते हैं, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला उतना गंभीर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, जैसे ही अंडरवर्ल्ड की बात आती है, ये मामला जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज से नवाब मलिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये मामला है। एनसीपी, महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और शिवसेना अब तीनों निशाने पर हैं। तीनों निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है और वो भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये विपक्ष के पास यानी कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है। ये न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बल्कि इसका एक पक्ष और पहलू यह भी है कि अब महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने आ गई है। अरेस्ट ऑर्डर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अरेस्ट ऑर्डर जिसमें दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। आखिरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो उसमें नवाब मलिक का नाम, पता, उम्र सब लिखते हुए उनका अपराध भी लिखा गया है और यह बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है और ये गंभीर मामला है। हम आपको इसका बैकग्राउंडर बता रहे थे कि वो मामला क्या है। हसीना पारकर जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उसके बेटे से जब पूछताछ की गई तो नवाब मलिक का नाम सामने आया और उसके बाद नवाब मलिक के घर पर आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार आरोप लगाते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक कौन है। नवाब मलिक ये भी बता दें हम आपको, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का जिम्मा उनके पास है। बड़े एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के काफी करीबी नेता हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। उद्धव सरकार में एनसीपी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1970 में इनका पूरा परिवार
मुंबई आकर बस गया था और तब से यहीं समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन अब ये एनसीपी के न सिर्फ बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बल्कि शरद पवार के साथ मिल गए थे 5 बार के विधायक 1970 में। और एक और बड़ी खबर इस वक्त इसी मामले में आ रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मामले में यह बड़ी खबर आई है। शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान आया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है केंद्र पर। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान में कहा गया है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी गलत है। ईडी, आईटी, एनसीबी बीजेपी के हथियार हैं। सीबीआई पाकिस्तान, दाऊद बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया। महाराष्ट्र ने एसएसआर केस में सीबीआई को बेनकाब किया था। एसएसआर मतलब शाहरुख खान के केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान में सुशांत सिंह राजपूत केस, जो एसएसआर हमने कहा, ईडी, आईटी, एनसीबी बीजेपी के हथियार बताए हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने। और ये भी कहा कि नवाब मलिक को घेरने के पीछे सीबीआई और पाकिस्तान दाऊद बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। ये भी बीजेपी पर आरोप लगाया है। और ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को बेनकाब किया था, इसलिए भी नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। आइए सीधे हम इस वक्त लिए चलते हैं मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास। मुनीश, अब जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप आप जो भी लगाएं, लेकिन आरोप गंभीर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये कितना गंभीर और कितनी मुसीबत में यहां पर नवाब मलिक फंस चुके हैं? जी देखिए, मुसीबत तो बड़ी है नवाब मलिक के लिए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर वो बेहद गंभीर है। सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उनके अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में नाते थे। और जिन अंडरवर्ल्ड के लोगों की बात की जा रही है वो सीधा दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि नवाब मलिक ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी, ऐसे कुछ घर खरीदे हुए हैं मुंबई में जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से सीधे तौर पर खरीदा हुआ और पैसों का लेन देन हुआ। तो वहां पर भी ये मामला बेहद गंभीर बन जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है ईडी ने, उनका ये कहना है कि बेनामी नाम पर भी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के जरिए महंगे दाम की प्रॉपर्टी को, महंगे दाम के घरों को सस्ते दाम पे खरीदा हुआ है। तो ये 3 बेहद गंभीर आरोप नवाब मलिक के ऊपर ईडी ने लगाया हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर केस के बारे में बात करें, देखिए पिछले 1 महीने से ईडी लगातार एक ऐसे मामले की जांच कर रही थी जिसमें कि जो केस है उसको एनआईए ने दर्ज किया था। और एनआईए की जांच के बाद में वो मामला सीधे तौर पर ईडी को बढ़ाया गया था। ईडी ने उसमें अलग से केस दर्ज किया और 10 लोगों के यहाँ पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी में जो बड़े नाम थे वो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर, उनकी बहन हसीना पारकर, और उसके अलावा दाऊद के कई ऐसे गुर्गे थे, 10 ऐसे गुर्गे थे जहां पर महाराष्ट्र में छापेमारी की गई। ईडी का ये कहना है कि छापेमारी के बाद में उन्होंने बयान दर्ज करने शुरू किए और बयान दर्ज करने के दौरान नवाब मलिक का नाम सामने आया। नवाब मलिक का नाम सब सामने आया तो उसके बाद में उन्होंने पैसे किस तरह से आए और गए इसके बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किए। और जब सबूतों को इकट्ठा किया, एक केस उन्होंने बनाया नवाब मलिक के खिलाफ, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसा कि आप सही कह रहे थे, कानूनी कार्रवाई तो एक तरफ रहेगी, इसमें राजनीतिक हलचल काफी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अनिल देशमुख जो उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था सरकार से। इसमें नवाब मलिक क्या इस्तीफा देंगे, क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या प्रखर रूप से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधेगी, ये सब कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुनीश बने रहिए आप हमारे साथ। हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं कमलेश सुतार, हमारे संवाददाता, जो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शाम को मिलने वाले हैं। क्या यही नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बात होगी और किस तरह की रणनीति वहां पर बन सकती है? कमलेश, देखिए सईद, मामला तो वही है। आज दिन भर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा रहेगी। सुबह जब हमने शरद पवार से बात की थी तो शरद पवार का कहना यही था कि वो इस कार्रवाई को एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, ऐसा होने वाला था। उनको अंदेशा था इस बात का। जिस तरह से नवाब मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात की आशंका पहले ही जताई थी कि ऐसा हो सकता है। खुद सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके नवाब मलिक का एक पुराना वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने कहा था कि
ईडी मेरे पीछे पड़ी है और ईडी हो सकता है मुझे कुछ दिनों में गिरफ्तार करे। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि किस तरह से ईडी की धमकी देकर महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। उन्हें कुछ नेता 3 बार मिले थे और कहा था कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप सरकार गिराने में सहयोग नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार गिराई जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको आपके निर्णय का पछतावा होगा। ये सब चीजें हो रही थी और इसी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। जैसा कि मुनीश बता रहे थे, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी के पहले ही अपने गृह मंत्री पद का इस्तीफा दिया था। इस बार हुआ यह है सईद, यह मामला इसलिए संगीन बन रहा है महाविकास आघाड़ी के लिए क्योंकि नवाब मलिक एक सिटिंग मिनिस्टर है। एक मंत्री को सुबह ईडी घर पे आती है, लेकर जाती है, उनसे इंटरोगेशन किया जाता है और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये बात कहीं रास नहीं आ रही और लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी के नेता यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता ही ईडी या सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर क्यों है। अनिल देशमुख से लेकर संजय राउत से लेकर अनिल परब हो, अजीत पवार हो और अब नवाब मलिक हो, संजय राउत की पत्नी हो, संजय राउत के भाई हो, इन सभी नेता ईडी के रडार पर रहे हैं और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। और इसीलिए आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो बैठक होने वाली है वो बैठक काफी अहम है और हो भी सकता है कि शायद दोनों नेता एक साथ प्रेस के साथ में बात करें और प्रेस के सामने अपनी भूमिका रखे। इस बात को लेकर हम ये भी शायद उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार पर या केंद्रीय एजेंसीज पर वो निशाना साधे। सईद, कमलेश, ये कितनी बुरी तरह से नवाब मलिक फंसे हैं, इस्तीफा कितना संभावित है या अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा? और फिर से एक बार वही शाम की उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग, इस मीटिंग को हम कितनी महत्वपूर्ण माने और किस दृष्टि से देखें? देखिए, पीएमएलए है, ईडी के पास बहुत सारे अधिकार है। हमने देखा है कि ईडी ने कई बार अलग अलग कार्रवाई की है और जिस तरह से हमने देखा है कि अनिल देशमुख पिछले कई दिनों से, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक जेल में है, ईडी की कस्टडी में है। छगन भुजबल एक नेता है, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं एनसीपी के, 2.5 साल तकरीबन जेल में रहे थे। ईडी के सिमिलर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये कानून काफी संगीन है और उन पर जो लगे आरोप है, जिस तरह से हमने प्रेस नोट देखी, उनकी अरेस्ट नोट देखी है, उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी वो नजर आते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो दोषी है और इसीलिए ईडी अब इनसे गिरफ्तारी करेगी। अब जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, इसके बाद कोर्ट में लिया जाएगा। रिमांड कॉपी जो होगी सहित काफी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात आपने जो कही, दूसरा सवाल जो आपका था कि किस तरह से कितनी अहम ये मीटिंग होगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो बहुत अहम होगी क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ नवाब मलिक की गिरफ्तारी का नहीं होगा। ये महाविकास आघाड़ी बनाम भाजपा और महाराष्ट्र सरकार बनाम केंद्र सरकार, जो पिछले कई दिनों में हमने देखा है लगातार इन दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए हमने देखा था। इस बार फिर से एक नया राउंड शायद हो सकता है। कितने आक्रामकता से अभी महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे अपने मंत्री को बचाते हैं या अपने मंत्री के लिए अपनी भूमिका उधर पेश करते हैं, वो देखना होगा। बिल्कुल कमलेश, लेकिन मुनीश, राजनीतिक दलों का काम है अपने नेताओं को, अपने मंत्री को बचाना, अपने साथियों के साथ खड़ा होना। कानूनी तौर पर अंडरवर्ल्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग है, अवैध संपत्ति है और वो भी बिना अपने नाम लिए। अगर इस तरह के लिंक्स आ रहे हैं तो ये ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो कितनी एक और बड़ी खबर आ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर। हम वो भी जल्दी से आपको बता दें क्योंकि शुरुआत अपनी नवाब मलिक ने समाजवादी पार्टी से की। बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसी को काम पर लगाती है। ये अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच ये बयान आया। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बयान दिया। सुनिए अखिलेश यादव। ये भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। हमारे दोनों संवाददाता कमलेश सुतार, मनीष पांडे हमारे साथ हैं। मनीष, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड और उसके अलावा संपत्तियों में निवेश, ऐसी संपत्तियों में जहां खुद का नाम नहीं है और वो पैसा कहां से आया, ये कितने गंभीर मामले हैं, कितने गंभीर आरोप हैं और कुछ भी राजनीति हो, कानूनन कितनी बुरी तरह से ईडी ने फंसा दिया है नवाब मलिक को।
जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी मामले हमने देखे हुए हैं वो काफी गंभीर रहते हैं। चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, जब वो पेश होता है पहली बार कोर्ट के सामने तो उस मामले में उसको तय होता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी कि उसकी रिमांड जो है वो उस एजेंसी को दी जाती है। और इस मामले में ईडी जो है वो नवाब मलिक की रिमांड को मांगेगा, कई दिनों के लिए मांगेंगे वो रिमांड। और इस रिमांड कॉपी में, जिसका कमलेश भी जिक्र कर रहे थे, उस रिमांड कॉपी में 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सबसे पहले वो दिखाने की कोशिश करेंगे और जो कोर्ट में जज मौजूद होगा उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नवाब मलिक के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से हैं जिनके संपर्क दाऊद इब्राहिम से हैं। सबसे पहला आरोप तो ये लगेगा। दूसरा आरोप ये लगेगा कि नवाब मलिक एक बड़ी हस्ती है, उस हस्ती पर रहते हुए उन्होंने सस्ते दाम पर उन प्रॉपर्टीज को खरीदा और वो भी उन लोगों से खरीदा जिनके ताल्लुकात खुद अंडरवर्ल्ड से हैं, जो कि मुंबई के कुर्ला में है। तो ये दूसरा आरोप लगेगा। तीसरा ये आरोप लगाएंगे कि जांच के दौरान उनको कई ऐसे गवाहों के बयान मिले, इसके अलावा कई ऐसे सबूत मिले जिससे साफ तौर पे ये लगता है कि नवाब मलिक ने बेनामी प्रॉपर्टीज वहां पर खरीदी हुई हैं मुंबई में और उनके ताल्लुकात भी अंडरवर्ल्ड से हैं। तो ये 3 बड़े आरोपों के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय नवाब मलिक की कस्टडी की मांग करेगी। तो कानूनी कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलती रहेगी सईद, लेकिन जब भी हमने देखा है कि जब मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आता है, प्रवर्तन निदेशालय का आता है, तो ना सिर्फ जो एजेंसी, ना सिर्फ दूसरी एजेंसी, बल्कि जो कोर्ट है वो भी काफी संगीन तरीके से लेता है। और जो भी मिनिस्टर हाल फिलहाल में हमने देखा है, चाहे वो पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की बात कर लीजिए या अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, जब भी ईडी गिरफ्तार करती है तो कई महीनों तक जमानत भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी की भी गिरफ्तारी काफी संगीन मामला बन जाता है। कमलेश, मुनीश जो बता रहे हैं वो काफी गंभीर है और कमलेश, उससे ये अंदाजा लगता है कि नवाब मलिक फिलहाल लंबे गए, अब वो जल्द बाहर आने वाले नहीं। लेकिन शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते और इस गिरफ्तारी के बाद कितने खराब होंगे, कितनी खटास उसमें दिखेगी, कैसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे? देखिए सही, राजनीति इस बात को लेकर इसलिए ज्यादा गर्मा सकती है क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। जिन आरोपों का जिक्र मनीष कर रहे थे वही आरोप खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए थे। आपको याद होगा दिवाली के वक्त जब नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े का जो जुबानी जंग हम देख रहे थे, उस वक्त कुछ आरोप लगाए थे नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के म्यूजिक एल्बम को लेकर। उसके बाद कुछ खुलासे किए थे देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से अंडरवर्ल्ड लिंक रहे, जिसमें जिक्र किया गया था इस कुर्ला की प्रॉपर्टी कैसे सस्ते दामों में खरीदी थी नवाब मलिक ने, और दाऊद के गुर्गे माने जाने वाले एक बंदे से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, सस्ते में खरीदी गई थी। तो इसके लिए ये एक प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है। एक बात सबको पता होगी कि ईडी खुद होकर कभी केस नहीं लेता है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, जो ऑफेंस ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है वही ईडी उसकी जांच करती है। तो इसमें इकबाल कासकर की चूंकि गिरफ्तारी हुई पिछले 2 दिनों पहले, जिस तरह से ईडी हरकत में आ गई थी, उसी वक्त अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद इससे कोई बड़े नेता के साथ जुड़ सकते हैं। एक नीरज गुंडे नाम के देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। शिवसेना और भाजपा के बीच में एक जमाने में एक मीडिएटर का काम नीरज गुंडे किया करते थे। उद्धव ठाकरे के भी करीबी थे एक जमाने में। उन्होंने कल रात को ट्वीट करके एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी के हाथों में कुछ सबूत लगे, पुख्ता सबूत लगे हैं और शायद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और उसके कुछ ही घंटों बाद हमने देखा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई। तो इसीलिए जिस तरह से राजनीतिक बयान पिछले कुछ दिनों में आया है, इसको लेकर राजनीति महाराष्ट्र में गर्मा सकती है और शायद इसी का आधार लेकर महाविकास आघाड़ी के नेता केंद्र सरकार पर, केंद्रीय एजेंसीज पर निशाना साध सकती है। इसलिए मैं लगातार ये बात कर रहा हूं कि जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलेंगे शाम को, तो यही एजेंडा रहेगा। फेडरल स्ट्रक्चर पे बात होगी, जिस तरह से राज्यों के अधिकारों पर केंद्रीय एजेंसीज द्वारा एक तरह से एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, उसकी बात लगातार उद्धव ठाकरे करते। उस मुद्दे को लेकर फिर से एक नई बहस शुरू हो सकती है। अगर दोनों नेता प्रेस से रूबरू होते, मीडिया से बात करते, तो क्या यही मुद्दे उठाएंगे? 2 दिन पहले के चंद्रशेखर राव आए थे मुंबई में, उन्होंने भी यही बात कही थी, सारे विपक्ष को साथ में आना। तो इन सभी चीजों को एक नए सिरे से बहस शुरू होगी। नवाब मलिक का मामला एक तरफ रहेगा, नवाब मलिक और उनके ऊपर जो आरोप लगे कितने संगीन है, किस तरह से रिमांड होती है, रिमांड कौन सी ग्राउंड्स पर मांगी जाती है, ये एक चीज रहेगी। और दूसरी चीज रहेगी इस चीज को होने वाली राजनीति, और वो शायद आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ गर्मा सकती है। सही, बिल्कुल कमलेश। मुनीश, अगर हम इसे महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों पर प्रभाव देखें तो पहले एक गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, वो जेल गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरे मंत्री जेल गए और दोनों पर बेहद गंभीर मामले भ्रष्टाचार के।
कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है, सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल सईद, और जो सवाल आपने पूछा है उसको लेकर पहले ही जो वहाँ पे राज्य सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कई बयान दिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है। इस तरह का एक परसेप्शन देने के लिए, लोगों के मन में इस तरह की एक बात डालने के लिए कि ये जो पूरी सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और इसी के लिए एक के बाद एक कार्रवाई ईडी और सीबीआई की तरफ से हो रहा है। इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने की भावना, ऐसा आरोप लगाया गया है पहले। कहीं ना कहीं अगर इस मामले में बात करें, देखिए जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है उसके पहले से ईडी की कार्रवाई वहां पर चल रही है। आपको याद दिला दूं, मैं इलेक्शंस के कुछ महीने पहले शरद पवार का नाम आया था एक मामले को लेकर, जिसमें शरद पवार ने खुद बोला था कि अगर ईडी मुझे समन करती है तो मैं खुद ईडी के दफ्तर में जाऊंगा। जिसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने खुद बोला था शरद पवार को कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम कोई समन इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद में एक के बाद एक अलग अलग मामलों में ईडी का यह दावा है कि उनकी कोई भी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन हमने देखा कि अलग अलग मामलों में, चाहे वो शिवसेना के मंत्री हो, चाहे वो एनसीपी के मंत्री हो, चाहे वो उनके नेता हो, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती रही है। कई मामलों में उनके परिवार वालों पर भी कार्रवाई हुई है, जैसे कि संजय राउत के मामले में उनकी पत्नी को समन किया गया था, उनसे पूछताछ करने की बात की गई थी। उसके अलावा जो अनिल परब है उनसे पूछताछ की बात की गई थी। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर लगातार कमान कसने की कोशिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने की है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से बात कही है कि हम जो कार्रवाई करते हैं वो पहले से खुद जो केस रजिस्टर हुए हैं उसमें करते हैं। अगर केस में नाम आता है किसी का तो बगैर किसी राजनीति के वो उस नेता को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और अगर उन्हें जरूरत लगती है तो इस मामले में वो गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष या फिर जो महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उनके नेता जो हैं वो लगातार इस तरह का आरोप लगाते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये एक टूल बन गए हैं, ये एक हथियार बन गए हैं केंद्र सरकार के लिए, जिनका की गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और सरकार को गलत दिखाने की कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। ठीक है मनीष। कमलेश, क्या अब ये लड़ाई केंद्र बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच जाएगी? क्योंकि कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना केस अदालत में पेश करेगी, नवाब मलिक को घेरने की कोशिश करेगी, वो बचाव करेंगे, वो जेल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे अब क्या आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को किस तरह से लड़ते हुए, भिड़ते हुए और इन दोनों के बीच की खाई को गहरा होते हुए देखते हैं? देखिए सईद, जैसा मुनीश ने जिक्र किया कि कौन से ऐसे नेता है महाविकास आघाड़ी के जिनके ऊपर ईडी का हो या फिर आईटी का हो, सीबीआई का केस चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले, एनसीपी की सांसद है, शरद पवार की बेटी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि आइस का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के खिलाफ। आइस यानी ICE, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये आइस का इस्तेमाल नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, और आज सुबह भी उन्होंने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि ये मामला वो संसद में उठाएंगे, पार्लियामेंट में इस पर बात करेंगी। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे राजनीति होंगी, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, मुनीश ने तो नाम गिनाया कि कौन कौन से महाविकास आघाड़ी के नेता थे, लेकिन संजय राउत ने और शिवसेना ने एक बात कही थी जब नारायण राणे, जो केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, MSME के मिनिस्टर है, उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाए थे। तो शिवसेना ने आरोप उन पर लगाए थे, पूछा था कि वही किरीट सोमैया जिनके बचाव में आप आए हो, उन्हीं किरीट सोमैया ने आपके ऊपर अविघ्न केस में लेकर ईडी के रडार पर आप थे और आप पर ईडी की कार्रवाई हो ऐसी मांग की थी, उसका क्या हुआ? और वो कागजात लेकर शिवसेना का एक डेलीगेशन ईडी ऑफिस में जाकर मिलने वाला था कि नारायण राणे के केस का क्या हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम बात करें सही, तो पिछले कुछ दिनों में जो नेता कांग्रेस से या एनसीपी से बीजेपी में गए, उनके द्वारा कुछ बयान आए थे, उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफी राजनीति देखने को मिली थी।